सबको प्रणाम। मातृ प्रणाम 1 2 3। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या सुव्यवस्थाविता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिः देवे सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, इह से सदा ज्ञान। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परिमा, माध्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणी अभयदां, ज्ञान हस्ते स्वातिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदां। मातृ प्रणाम 1 2 3। जी धन्यवाद। नथीलाल बंगवाल जी से आग्रह है कि क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी का परिचय करा दीजिए। नथीलाल बंगवाल जी, अनम्यूट कर लीजिए। वो करना है जी जी नथीलाल बंगवाल जी। हाँ, अभिषेक जी नमस्कार। जी नमस्ते जी। परिचय। अच्छा, अपने समस्त विद्या भारती के पूर्णकालिक बंधुओं का जो ये अभ्यास वर्ग निरंतर चल रहा है, इसमें अपने प्रारंभ के दिन जब से प्रारंभ हुआ था अभ्यास और ये परीक्षण वर्ग, उसमें भी आपका पाथ्य मिला था। हम सब सरदेव भाई साहब से परिचित हैं। पुनः श्रीमान डोमेश्वर साहू जी, आप विभिन्न पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक के पदों पर दायित्व का निर्वहन करते हुए और प्रांत संगठन मंत्री के पद को सुशोभित करते हुए, इससे पूर्व आप क्षेत्रीय संगठन मंत्री के पद पर रहे। वर्तमान में आप क्षेत्रीय संगठन मंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश के नाते हम सबका यथा समय पर मार्गदर्शन आपका प्राप्त होता है। आज भी इस 10वें दिन का जो परीक्षण और अभ्यास वर्ग है, इसमें सरदेव भाई साहब का हम सबको पाथ्य प्राप्त होगा और हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, हम सबको अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करेंगे। सरदेव क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी। जी माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी। क्यों भाई, विजयपाल जी कहाँ हैं? विजयपाल जी के नेटवर्क में थोड़ा इशू है, तो ऐसे तो कोशिश कर रहे हैं वो सभी जी, साथ में ही हैं और कोशिश कर रहे हैं। माननीय संगठन मंत्री जी जुड़ चुके हैं, भुवन जी बस जी, और मैं ऐसे ही जुड़ जाएंगे। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार जी। थोड़ा जुड़ने में मुझे दिक्कत हो रही, मैं यहीं पर बैठा हूँ, अभी जुड़ रहा हूँ। आप तो जो
कल क्या चर्चा थी उससे बढ़ेगा ना। जी जी, पहले अभी जो हमारा एक कार्यशाला चली, 9 सत्र चले अभी तक हमारे, और उन 9 सत्रों में जो जो विषय आए हैं उन विषयों के आधार पर अभी हम सब लोग अपने अनुभव कथन माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी के सामने रखेंगे। और उसके बाद फिर जो दूसरा सत्र जब हम प्रारंभ होगा 40 मिनट के बाद, उसमें भाई साहब का आज इस समापन सत्र में उद्बोधन होगा। तो अभी सबको पहले सभी हमारे जो संभाग निरीक्षक हैं वो अपने अनुभव कथन प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद और किसी को अपने सुझाव या कोई अपने बात रखनी होगी तो वो रखेंगे। अभिषेक जी अनम्यूट कराकर प्रारंभ कराएं। आपका जब वर्ग प्रारंभ हुआ था तो उस समय तो विषय प्रसिद्ध नहीं किया था, लेकिन बाद में अनेक सारे जो विषय हैं जिन पर आपके अनेक वक्ताओं ने विषय रखा था, तो इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए जो जो विषय रखे गए थे, इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए और हम सब लोग उसी पर चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए जिनको जिनको अभी कहा गया होगा या जो हाथ खड़े करेंगे ऐसे लोगों को हैंड रेस की जो उसमें सुविधा रहती है, लोगों को मालूम हो गया हो वो करेंगे, तो अभिषेक भी देख करके उनको अनम्यूट करेंगे और उनको फोकस भी करेंगे ताकि वो बोलते हुए भी दिखाई पड़ सके। जी इस प्रकार से गुरु, मैं एक बार अपना रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या सत्र हुए हैं। सर्वप्रथम आप ही का सत्र था, उद्घाटन सत्र। उसके बाद माननीय युद्धवीर जी, संगठन की रीति नीति माननीय यतीन्द्र जी, फिर माननीय राजेंद्र बघेल जी, प्रशिक्षण की आवश्यकता, माननीय शिव कुमार जी, प्राचीन भारत में ज्ञान परंपरा। उसके बाद श्री अवनीश भटनागर जी, 6 जून आधारभूत विषय। उसके बाद श्री दिलीप बेतकेकर जी, 8 जून आत्मनिरीक्षण। उसके बाद श्री सुरेंद्र अत्री जी, 11 जून कार्यालय प्रबंधन। और उसके बाद आईटी के उपयोग। और इन सब चीजों पर 9 सत्र रहे हैं। और अब जैसा आपने कहा है उस पर मैं सभी के इनपुट ले लेता हूँ। तो सबसे पहले भीमराज भिष्ट जी, संभाग प्रमुख टिहरी जी। भाई साहब प्रणाम जी बताइए। जी। तो भाई साहब से ही प्रारंभ कर रहा हूं मैं। श्रद्धेय संगठन मंत्री जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी, यहाँ से चर्चा हुई थी कि कक्षों में आचार्य द्वारा डिस्प्ले ठीक प्रकार से करना, आचार्य द्वारा अपने विषय की अच्छी प्रकार से तैयारी करना और उसको भैया बहनों के बीच में रखना या ऑनलाइन के माध्यम से उन तक पहुंचाना। लॉकडाउन के पश्चात जब विद्यालय खुलेंगे तो हो सकता है कि अभिभावक कुछ समय तक अपने बच्चों को विद्यालय न भेजें या बच्चे ही विद्यालय न आए। इसके लिए आचार्य, प्रबंध समिति एवं अभिभावकों की मन स्थिति ठीक करना, संपर्क करना। तो इस पर जो है उसके बाद अपने संकुल प्रमुखों के साथ बैठक हुई है, उनसे ये योजना रचना बनाई गई, उनसे चर्चा वार्ता की गई। फिर आधारभूत विषयों का पाठ्यक्रम तैयार करना, शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा पाठ्यक्रम प्रत्येक भैया बहन तक कैसे पहुंचे, इस पर भी जो है चर्चा की गई है। आचार्य द्वारा अभिभावकों के घर आकर जाकर या विद्यार्थियों को विद्यालय में बुलाकर उनको विषय देना, उनसे फिर से उनके संपर्क में रहना, मोबाइल का ज्यादा प्रयोग करने से विद्यार्थियों का शारीरिक विकार भी हो सकता है। ये सारी चीजें पर चर्चा वार्ता की, ये भाई साहब का ही विषय था। और इससे आगे दूसरा जी 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 ठीक है, अपने धन्यवाद जी। मुरलीधर चंदोला जी, उन्होंने प्रथम सत्र का बताया, द्वितीय सत्र आदरणीय युद्धवीर जी का रहा, उसके आप कुछ प्रमुख बिंदु बताएंगे जी। मुरलीधर चंदोला जी, सादर प्रणाम। जी जी। सबके कुशलता की कामना करते हुए कोविड-19 के इस वैश्विक महामारी ने मुझे जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा कि काफी कुछ सिखाया है। उसमें चाहे हमारे ऑनलाइन शिक्षा का मामला हो या चाहे हमारी ऑनलाइन बैठकों का मामला हो, या बहुत सारी चीजों का अनुभव हमको मिला है। हमारे अधिकारियों की आशीर्वाद और
सहयोग और मार्गदर्शन जो हमको प्राप्त हुआ है द्वितीय सत्र का, मुझे कहा गया है। द्वितीय सत्र में माननीय प्रांत प्रचारक जी श्रीमान युद्धवीर जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। संगठन की रीति नीति और कार्यकर्ता के गुण की विस्तृत उन्होंने जानकारी दी कि हमारे कार्यकर्ता का स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारे संगठन की रीति नीति क्या क्या है, उसमें बहुत सारे बिंदु उन्होंने बताए हैं। कार्यकर्ता के गुणों की उन्होंने विस्तृत रूप से चर्चा की है। कार्यकर्ता के गुण जैसे परिश्रमी हो, अहंकार शून्यता हो, अध्ययनशीलता हो, समरस हो, सरल हो, ऐसे सकारात्मक सोच वाला कार्यकर्ता हो। तो इस प्रकार से कार्यकर्ता के गुणों का उन्होंने बहुत लंबा कहा था। साथ में उन्होंने लगभग सभी बैठकों में ये बात आई थी कि स्वदेशी और लोकल का वोकल जो बनने की बात थी, वो अपने माननीय प्रांताचार्य जी ने भी इस विषय पर ध्यान दिया था। समय का पालन, सरल जीवन शैली का चयन हम कैसे कर सके हैं, इस पर उन्होंने विचार बात रखी थी। हम संगठन की जो विचार है उसकी प्रसिद्धि हम चाहते हैं। किसी एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्ति की प्रसिद्धि न चाहते हुए हम संगठन की प्रसिद्धि को चाहते हैं। ये सब विचार आदरणीय प्रांताचार्य जी ने रखे। जी जी। श्री भगवती प्रसाद जी पहाड़ी जी, प्रणाम आदाब जी, नमस्ते, बताइए। तृतीय सत्र मान्यवर यतीन्द्र जी का था। जी इस मानवीय त्रासदी में शिक्षा के द्वारा विचार को गति देना, क्योंकि हम विद्या भारती में काम करने वाले लोग हैं, तो हम अपने घर बैठकर भी शिक्षा के द्वारा समाज में कैसे गति प्रदान कर सकते हैं। स्वयं का मनोबल बनाए रखना और अपने से छोटे या अपने साथ जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनका भी मनोबल बनाए रखना। समाज जीवन के अंदर जो विद्या भारती की भूमिका उसको बनाए रखना, अपनी योजनाओं को समाज में प्रभावी ढंग से रखना। हमारा कार्य समाज पोषित कार्य है, यह भाई साहब ने कहा बताया था। और हर कार्यकर्ता को समाज के संघर्ष के साथ चलना, क्योंकि समय पूरी दुनिया संघर्ष में है, हमको भी संघर्ष के साथ चलना, लेकिन अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि बनाए रखना। चुनौती के अनेक अवसर आए और उन अवसरों को अपने कार्यकर्ताओं ने बदला और अपने जीवन के अंदर बदलने का भी प्रयास करना। हमको समाज के अग्रिम मोर्चे पर खड़ा रहना, चाहे सेवा का कार्य हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमको समाज के अग्रिम मोर्चे पर उन्होंने चाणक्य की भूमिका के बारे में अच्छा उदाहरण भी हम सबको दिया था। तो ऐसे अनेक बातें शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा से कैसे हम विचार में परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसा मान्य भाई साहब ने कहा। जी। ईश्वरी दत्त जोशी जी, पिथौरागढ़। ईश्वरी जी अनम्यूट कर लीजिए। ईश्वरी जी अनम्यूट करना होगा। जी जी प्रणाम भाई साहब। जी जी, नमस्ते, बताइए। मुझे लगता है उनको शायद थोड़ा सा भी इशू है, तो अगला आलम सिंह उनियाल जी। आलम सिंह जी अनम्यूट कर लीजिए। जी जी जी, बताइए। प्रणाम भाई साहब। जी जी, इसी श्रृंखला में अगला सत्र था श्री राजेंद्र भकील जी का प्रशिक्षण। जी, बताइए। जी, प्रशिक्षण के विषय में बताया था। जी, बोल रहा हूँ भाई साहब। जी जी जी, बताइए। भाई साहब ने कहा था कि हम मनुष्य एक तो सबसे बड़ा उपहार हमारे लिए है कि हम मनुष्य हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, ये हमारे लिए और भी इससे बड़ा
सौभाग्य है। और इस कड़ी में उन्होंने पूर्णकालिक का व्यवहार, योग्यता, उनकी अध्ययनशीलता, सोच अच्छा होना चाहिए और वही दीपक दूसरे को प्रकाश दे सकता है जिस दीपक में बाती भी मजबूत हो, तेल भी हो। तो हमें इस प्रकार के हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हम दूसरे को ज्ञान देने के लिए अपने अंदर भी वो ज्ञान क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। अपनी सोच के कारण संघ के सामान्य कार्यकर्ताओं ने, जब अपनी विद्या भारती प्रारंभ हुई थी, तो सामान्य से कार्यकर्ताओं ने असामान्य कार्य कर दिया था। तो इसलिए उस समय ये प्रशिक्षण से हम अपने उस कला को सीख सकते हैं। हमारा हर प्रकार का प्रशिक्षण है, हम अनौपचारिक प्रशिक्षण भी करते हैं। हमारा बैग किस प्रकार का है, हम जहाँ प्रवास में जाते हैं वहाँ हमारे बात करने का तरीका क्या है, उस परिवार में जहाँ खाने पीने का हमारा किस प्रकार का रहता है, यानी उसकी हर चीज दूसरा हमको गौर से देखता है और हमारी हर बात को वो गौर से सीखता है। तो अतः हमारे हर चीज में हमें दूसरे का प्रशिक्षण की दृष्टि से उसका विकास करना, उसका वो करना। और हम जब प्रवास में जाते हैं तो आचार्य का मूल्यांकन करना, और कौन आचार्य एग्रेसिव है, कौन किस विषय के लिए उपयोगी हो सकता है, उसको उस विषय में आगे उसकी पूर्णता निपुणता कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आगे निरंतर उससे संपर्क 15-20 दिन के अंतराल में उससे बातचीत, उसको कुछ काम देना, उसकी प्रगति आंकते रहना कि जो मैंने काम दे गया था उसमें कितनी प्रगति हुई, अगली बार फिर फोन करके अनौपचारिक बातचीत उसके साथ। तो इस प्रकार से उसका प्रशिक्षण चलता रहे, वो अपना उसकी गुणवत्ता जिस आचार्य को हमने आगे बढ़ाना है तो उसको लगता है कि आचार्य हमारे एग्रेसिव है, हमारी संस्था के बहुत अनुकूल है, तो उसकी प्रगति के लिए हम आगे निरंतर प्रयास करते रहेंगे। एक आचार्य के निर्माण में हमारी भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से उन्होंने पूर्णकालिक के लिए बहुत सारे काम बताए थे। जी जी। इसी कड़ी में मैं आगे जोड़ता हूँ आदरणीय श्री नत्थीलाल बंगवाल जी। जी नत्थीलाल बंगवाल जी अनम्यूट कर लीजिए। जी प्रणाम भाई साहब। जी 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 नमस्ते, आवाज आ रही है? आवाज आ रही मेरी? तो जी जी जी। अपने सरदेय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी और अपने सरदेय प्रांत संगठन मंत्री जी के और मार्गदर्शन में हम लोगों का ये 25 तारीख से जो प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ था, इसमें अपने सरदेय राष्ट्रीय क्षेत्रीय और अधिकारियों का जो पाठ्य मिला वो हम सबके लिए तो बहुत अनुकरणीय है और बहुत व्यापक रूप में, यदि सारगर्भित रूप में कहें तो ये प्रशिक्षण हम सबके लिए अपने कर्तव्य का बोध करवाता है, अपने कार्यों के लिए प्रेरित करता है। उसी श्रृंखला में अनेक श्रेष्ठ अधिकारियों का जो पाठ्य मिला, इसमें माननीय शिव कुमार जी अपने राष्ट्रीय मंत्री जी का जो हमें पाठ्य मिला था, प्राचीन भारत में ज्ञान परंपरा, पर उन्होंने इसको अपने भिन्न भिन्न उसमें बांटा था चरणों में कि हमको इसके लिए जिससे कि उनकी आवाज तो आ ही रही है। जी भाई साहब उनकी आवाज आ रही है, आप तक नहीं पहुंच रही शायद। जी जी बताइए, आप बताइए भाई साहब। जी अभिषेक जी, हेलो। हाँ जी जी भाई साहब, आप अभिषेक जी आपसे पूछ रहे हैं भाई साहब। जी उनकी आवाज आ रही है। तो हेलो। मैं बताता रहा हूँ। जी जी आप बताइए। अभिषेक जी तो भाई साहब नहीं सुन रहे हैं ना? जुड़े हैं वैसे वो, मुझे लगता है। हाँ, तो कह रहे हैं कि मैं
जी माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी लाइन पर हैं? जी, तो मैं बोलूं अभिषेक जी? जी अब बढ़ाइए विषय को जी। तो भाई साहब ने का विषय यही था हम सब के लिए, जो प्रेरणा के लिए था कि प्राचीन भारत में ज्ञान परंपरा, यानी उन्होंने हमको ये दिशा दी थी कि जो ये 8 ग्रंथ हैं, यानी इन्हें ऋषि मुनियों ने और आबद्ध किया है, सूत्रों के माध्यम से आबद्ध किया है, और ये मानव जीवन के लिए, हम सब के लिए बहुत उपयोगी और आवश्यक हैं। जिस पर शिक्षाविदों ने, समाज शास्त्रियों के द्वारा जो निर्धारण किया गया है, उनको बाद में कालांतर में 3 भागों में विभाजित किया। ऐसा भाई साहब ने बताया था हम सबको कि आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। तो आरण्यक ग्रंथ के अंतर्गत भाई साहब ने 2 चरणों में विभाजित किया था, बताया था कि इसके अंतर्गत विज्ञान के विषय यानी प्रकृति के विषयों की चर्चा और अध्ययन, ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर कर्मकांड और मनुष्य की जीवन रचना कैसी हो। ब्राह्मण ग्रंथ से भाई साहब ने बताया था कि कर्म कांड पर ही निर्भर नहीं, इसको शिक्षा के क्षेत्र से उन्होंने जोड़ा था, ऐसा हम सबको मार्गदर्शन दिया था। और उसी के अंतर्गत तीसरा जो विषय बताया था उपनिषद, यानी निकट बैठकर सीखना, गुरु शिष्य जो मिलकर और समस्याओं का समाधान करना। और उसमें बहुत अच्छी बातें उन्होंने हम सबको बताई थी कि समगतद्वम समबद्धम समो मानांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपासते। अर्थात हम निरंतर जो वर्तमान में शैक्षिक गुणवत्ता के लिए मिल बैठ करके इस प्रतिकूल अवसर को भी स्व अवसर के रूप में ढाल सकें, इसके लिए काम करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। और बहुत अच्छे प्रसंग और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हमको बताया था कि उपनिषद की संख्या 108 है, आगे चल करके 200 उपनिषद हुए, और वर्तमान में गीता प्रेस ने 220 उपनिषदों की रचना की है। यानी आज 1000 से अधिक पुस्तकें हैं। और ज्ञान का जो मूल स्रोत वो ब्रह्म है। यानी ब्रह्म क्या है, क्योंकि शून्य की गणना भारतीयों ने दी है, उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा आदि अनेक प्रसंगों के माध्यम से उन्होंने हमको प्रेरित किया। तो उसी में उन्होंने एक कहानी भी दी, बताई थी हमको। ऋषि उद्दालक के पास कोई 5 ऋषि जाते हैं, शास्त्रार्थ के लिए जाते, पुरानी गुरुकुल परंपराओं में शास्त्रार्थ होते थे। और उसमें उन्होंने बताया कोई भी पूर्ण नहीं होता है, शिक्षा सीखने की प्रक्रिया है। और कहा भी गया कि शिक्षा तो मृत्यु तक, केस कहते हैं कि बाल सफेद हो जाएं, मृत्यु शरीर पर आ जाए, फिर भी जो सीखने के लोग, इच्छुक लोग रहते हैं, वो सीखते रहते हैं। तो ऐसे उन्होंने 5 ऋषियों की कहानी भी हमको बताई थी कि वो उद्दालक ऋषि के पास गए और उन्होंने उनसे प्रश्न किया, और वो प्रश्न भी वो जब उत्तर नहीं दे पाए, उनके 5 के उत्तर, तो वो पूर्व ब्रह्म जो स्रोत है ज्ञान का, किसे मानते हैं। तो अश्वपति से उन्होंने प्रश्न किए, उन्होंने 5 से पूछे कि हम हमारी समस्या का समाधान आप करो। तो पहले ऋषि ने कहा था धूलोक, दूसरे ऋषि ने कहा वायु, तीसरे ने आकाश, चौथे ऋषि जी ने सूर्य को, और 5वें ने जल को माना। इस पर अश्वपति जी ने उनसे कहा, उद्दालक ऋषि से कहा कि आप किसको मानते हैं ज्ञान का मुख्य स्रोत। उन्होंने कहा मैं पृथ्वी को मानता हूँ। उद्दालक जी ने भी यही बताया, लेकिन इसमें भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और फिर वो अश्वपति ऋषि जी के पास जाते हैं और वहां वो फिर उनकी समस्या का समाधान करते हैं। वो कहते हैं चिति जल पावन गगन समीरा। और इस कहानी के माध्यम से वो बताते हैं कि पंच तत्व से बना यह जो यत पिंडी तत्र शरीरा, ऐसी कहानी के माध्यम से हम सबको प्रेरित करते हैं। बहुत सारी कहानियों के माध्यम से और उन्होंने हमको प्रेरित किया कि वर्तमान जो ज्ञान की जो वर्तमान धारा को निरंतर आगे बढ़ाना ही ये हम सब का, लोगों का प्रयास होना चाहिए। शिक्षा त्रयी होनी चाहिए और हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में अपना काम का परिणाम समाज में परिलक्षित करें। हमारे जो विद्यालय हैं समाज जागरण के केंद्र बने, ऐसा उन्होंने हम सबको प्रेरित किया था। और हम सब लोग जो अपने श्रेष्ठ अधिकारियों का जो मार्गदर्शन मिला,
उसको हम आत्मसात करके उस ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास कर रहे हैं। इतनी सी बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जी जी, धन्यवाद। श्री पुरुषोत्तम बिजलवान जी, पुरुषोत्तम जी अनम्यूट कर लीजिए। जी पुरुषोत्तम जी बताइए। जी पुरुषोत्तम जी बताइए। विनोद सिंह रावत जी। हेलो। जी वैसा बताइए। हाँ, आवाज आ रही है? नमस्ते। जी आ रही है, हेलो। बताइए। अच्छा। जी आवाज आ रही है, बताइए। जी भाई साहब, एक विषय आया है माननीय अवनीश भटनागर जी का, आधारभूत विषय। जी। आधारभूत विषय में विद्या भारती ने 5 विषयों की कल्पना की है। शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा। इसको अगर एक सूत्र में बोलेंगे तो हमारा जो बालक है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ और सबल होना चाहिए, प्राणिक रूप से वो संतुलित हो, मानसिक रूप से सद्विचारी हो, बौद्धिक रूप से सत्यान्वेषी हो तथा आध्यात्मिक रूप से सेवाभावी होना चाहिए। उन्होंने प्रातः स्मरण के एक श्लोक से अपनी बात प्रारंभ की थी। पृथ्वी सगंधा सरसस्वताप स्पर्शी च वायु ज्वलनम च तेज। माने जो 5 महाभूत हैं उनका वर्णन इसमें, जिनसे हमारा महाभूतों से हमारा शरीर बना है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन 5 के गुण उसमें विद्यमान है। अग्नि का ज्वलन का है, पानी का सरस ठंडक का है, वायु का स्पर्श कैसे उन्होंने, पृथ्वी का सगंध गंध का है और आकाश का ध्वनि का शब्द का गुण है। सृष्टि के 5 महाभूतों की इस प्रकार की चर्चा हुई है। ज्ञानार्जन के कारण उन्होंने 2 करण बताए, एक है बहिकरण और एक है अंतःकरण। तो बहिकरण में 10 चीजें हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और अंतःकरण में 4 चीजें हैं। उसमें है जो 4 चीजें, अंतः मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, कुल मिलाकर के ये 14 तत्व मिलकर एक ज्ञान की परिकल्पना की गई है। बहिकरण शरीर का बाह्य आवरण तैयार करते हैं। शरीर शारीरिक शिक्षा अन्नमय कोश से इसकी कल्पना की गई है। विकास की प्रक्रिया में शारीरिक विकास सबसे प्रथम है। शरीर स्वस्थ होगा, सबल होगा, पुष्ट होगा, रोग रहित होगा तो काम करेगा। रोगी काया कुछ नहीं कर पाएगी। सुडौलता, पुष्टता और स्वस्थता के लिए आहार, व्यायाम, विश्राम, सद्विचार, स्वच्छता और नियमितता, खेल कूद का शारीरिक का एक प्रकार है। संतुलित आहार करना, फास्ट फूड नहीं खाना, अभिभावकों को भी शारीरिक विकास की बातें बताना। योग शिक्षा, प्राण, प्राणिक, प्राणायाम, योग ही शिक्षा का अंग नहीं, प्राण को नियमित करना, ज्ञानार्जन अच्छा होगा। नियम द्वारा प्राण शक्ति मजबूत हो। विषय की उपयोगिता, प्राण तत्व को नियंत्रित करने वाला मन, मानसिक विकास संगीत शिक्षा से जुड़ा है। मन रूप स्क्रीन पर आने वाली जानकारी, जो जो काम की बातें हैं उन सब बातों को हार्ड डिस्क में सेव करना। जो जो काम की बातें हैं, छलनी की तरह काम करने वाली बुद्धि इनपुट में डिवाइड करने का, काम की बातों को चित्त में स्टोर करती है, यह काम बुद्धि का है। मन रूपी स्क्रीन से बुद्धि रूपी फिल्टर ने चित्त में काम की बातों को सेव किया है। मन का काम संकल्प विकल्प करना है, मन को विकसित करना है, मन की कल्पना शक्ति बढ़ाना है, उदारता का विकास करना है, मन का शांत, एकाग्र, अनासक्त रहना। पूरा जीवन, स्वामी विवेकानंद जी का उन्होंने कहा था कि पूरा जीवन मन की एकाग्रता में लगाने का मन करता है। संगीत शिक्षा ये मन की शांति के लिए है, एकाग्रता के लिए है और
सुन करके रस लेगा। ऐसे 5 विषयों की छठा संस्कृति बोध परियोजना का था। ठीक है जी। जी, इससे अगला सत्र था आदरणीय श्री दिलीप बेतकेकर जी का आत्मनिरीक्षण। उसमें मैं माननीय सत्य प्रसाद बंगवाल जी से आग्रह करूंगा कि अपने बिंदु बताएं। आदरणीय सत्य प्रसाद बंगवाल जी, अनम्यूट कर लीजिए। सत्य प्रसाद बंगवाल जी, अनम्यूट कर लीजिए। अभिषेक जी पिथौरागढ़ से। जी हाँ, वैसे मैं इसके बाद आपके पास आता हूँ। सत्य प्रसाद बंगवाल जी अभी लाइन पर हैं। मैं पिथौरागढ़ में इससे गया था। जी जी, सत्य प्रसाद बंगवाल जी। सत्य प्रसाद बंगवाल जी, पुनः आग्रह है कि अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमस्कार जी जी, नमस्ते, बताइए। आ रहे हाँ। जी, आपकी आवाज आ रही है। मान्यवर दिलीप बेतकर जी का जो मान्यवर दिलीप बेतकर जी का जो सत्र था, वो अपने आप में एक व्यक्तित्व विकास के लिए, और जो उन्होंने हम कार्यकर्ताओं को अनेक प्रकार के जो उदाहरण थे, वो इतने गंभीर उदाहरण थे, और उनसे सीखने की जो आत्मनिरीक्षण और अंतर बहिर जो अंतर्मुख और बहिर्मुख वाला जो विषय रहता है, अंतर्मुख और बहिर्मुख, बहिर्मुख से तो हम सब कुछ सामने देखते हैं, लेकिन अंतर्मुख वो स्वयं के लिए था। अंतर्निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, विशिष्ट परिस्थिति, यह समय बहुत उपयोगी रहेगा। आगे पीछे का तो समय मिलता रहता है। आईने का भी उदाहरण दिया था कि आईने में पुरुष महिला दोनों अपना आवरण देखते हैं, अर्थात साक्षी भाव अपने को खड़ा करके देखने की आवश्यकता होती है। विचार और भावना व्यवहार तीनों का, विचार भावना व्यवहार, इन तीनों का विश्लेषण कार्यकर्ताओं को अपने एनालिसिस, अपने काम करते करते और अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी सक्रियता से करना चाहिए। एक कविता का उदाहरण था, इधर उधर झांक रहे हैं, परंतु अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे हैं दुनिया की कमियां, पर ढूंढे अपनी कमियां कौन, दूसरों की दुनिया देख सब चिल्लाते हैं, सबको कहते हैं खुद को सुधारे कौन, पर हित उपदेश बहुत कुशल तेरे। ये उन्होंने ऐसे उदाहरण दिया था। ठीक है, ईश्वरी जी, सुरेंद्र जी। हाँ, नमस्कार भाई साहब जी, बताइए, कार्यालय प्रबंधन संक्षिप्त में बताइएगा। जी। अभी जो विषय है वो माननीय सुरेंद्र अत्री जी के द्वारा लिया गया कि विद्या भारती के लक्ष्य की पूर्ति हेतु हम सब काम करते हैं, जिसमें कार्यालय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कार्यालय क्या है और शैक्षिक विकास के अंतर्गत, आर्थिक विकास और धार्मिक विकास के अंतर्गत जो अपना कार्यालय है वो आधारभूत ढांचा है। जैसी जैसी आवश्यकता होती है उस आधार पर कार्यालय के लिए स्थान चाहिए। कार्यालय में सारा सामान, और कार्यालय में उन्होंने ये बताया था कि मेन पावर चाहिए और उसमें एसओपी होनी चाहिए और उसका रख रखाव किस प्रकार से हम करें, इस विषय पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। कार्यालय में काम करने वाले जो कर्मचारी गण हैं वो सब दक्ष होने चाहिए और उनका विकास समय समय पर विकास होना चाहिए। और जो उन्होंने कार्यालय की विशेषता बताई, आधारभूत ढांचा, मेन पावर, कार्य विभाजन और प्रशिक्षण, ये 4 प्रकार के जो उन्होंने कार्यालय के आयाम का वर्णन किया था। कार्यालय का जो समग्र निश्चित काम है उसके अंदर अनुशासन का पालन और कर्मचारी की उपस्थिति, ये आवश्यक बिंदु का उन्होंने वर्णन किया था। जिस प्रकार से परिवार में नियम बनते हैं उनका पालन करते हैं, उसी भी प्रकार से कार्यालय में भी उन नियमों का पालन होना अति आवश्यक बताया। साथ ही जो आधुनिक तकनीकी है, व्हाट्सएप, कंप्यूटर, ईमेल तथा उनका प्रयोग करना हम सबको आना चाहिए, ये कार्यालय के माध्यम से उन्होंने बताया। विशेषकर उन्होंने ये कहा कि जो कार्यालय का प्रबंधन है उचित है और उसका रख रखाव और एसओपी और जो पंजियां हैं ये आवश्यक रूप से बननी चाहिए और उसका रख रखाव हम ठीक प्रकार से करें, इस विषय पर उन्होंने चर्चा की।
जी धन्यवाद। अंतिम विषय है पूर्णकालिकों के लिए आईटी की उपयोगिता। मैं सिद्धांत नौटियाल जी से आग्रह करूंगा कि अंतिम विषय को चंद बिंदु में रखें। जी जी नमस्कार भाई साहब। सिद्धांत नौटियाल जी हमारा अंतिम जो 9 दिवस का सत्र था उसमें माननीय अभिषेक जी ने आईटी की हमें आवश्यकताएं बताई हैं और उसका उपयोग बताया है। तो हमारे सबसे पहले हमारा पूर्णकालिक जो विद्या भारती है, हमारे विद्या भारती की जो एप्लीकेशन है उसका प्रयोग करना सीखें, ताकि विद्यालय में जो भी हमें उनका जो फीडबैक मिल रहा है कि वो प्रॉपरली उसको काम कर रहे हैं। और हमें डिजिटल प्रवास करें जिसमें अपने पास हमारे पास मिनी लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट से युक्त हो, और हम टू डू ऐप बनाए जो हमारे जितना भी हमारा प्रवास का विवरण है वो हमारे पास जब मांगे तो मौजूद होना चाहिए। और अपनी डिजिटल पुस्तक तैयार करने को कहा गया है इसमें। जिस कार्य से संबंधित जो आपका मुख्य विषय है, जो भी आप सपोज संगीत से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी आप काम करते हैं उस विषय से रिलेटेड आप अपनी डिजिटल पुस्तक तैयार करें, ताकि वो लोगों के लिए, सबके लिए रोल मॉडल बने। तो इसमें एक और विषय भी आया था कि आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हों और जितना ज़्यादा कोशिश करें इन्फ्लुएंस करने की। आप विद्या भारती की जो भी हमारी ट्रेनिंग चलती है, जो कुछ भी चलता है सोशल अकाउंट, उनको स्प्रेड करने की कोशिश करें। और प्रवास के समय जब भी आप जाते हैं तो बच्चों को अवश्य पढ़ाएं, चाहे आप एक ही क्लास लें, ताकि आपको दूसरे को समझाने में आसानी हो कि पढ़ाया ऐसे जाता है, तो आप एक रोल मॉडल बने। इतनी सी बातें थी। जी 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 धन्यवाद। श्री मुरलीधर चंदोला जी, एकल गीत है। मुरलीधर जी। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या सर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है।
प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। जी स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। हम चरित्र निर्माण न भूलें। हम चरित्र निर्माण न भूलें। जी मैं माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह अपना विषय जी जी माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी। सभी पूर्णकालिक बंधुओं और संभवतः उसके अतिरिक्त हमारे प्रांत के मंत्री अपेक्षित हैं, जो लोग दिख रहे हैं। वैसे आप में से कोई बताएंगे कि इसमें कुल अपेक्षित इस प्रशिक्षण में अपेक्षित संख्या कितनी थी? अभिषेक जी? जी इसमें 24 लोगों जी 24 लोगों की अपेक्षित संख्या है जी। लेकिन अभी तक उपस्थिति अभी 16-17 रही है, अभी शायद 20 के आसपास होगी मुझे मिलाकर। जी अभी इस करंट में वर्तमान में 20 है। कुछ 2 लोग जी ऐसे हैं कि जो गांव में हैं, गंगाधर जोशी जी हैं और ऐसा है मंत्री और अध्यक्ष जी। तो एक प्रकार से ये समापन सत्र है। हम लोग सभी पूर्णकालिक इसके पहले चित्रकूट में प्रशिक्षण वर्ग में थे, तो मालूम है कि जब बाहर प्रशिक्षण वर्ग में जाना पड़ता है तो बहुत सारी व्यवस्थाएं करना पड़ती है और कुछ दिन पहले से ही तैयारी भी करना पड़ती है। चित्रकूट का तो बहुत ही अच्छा अनुभव है कि उस समय ठंड चरम सीमा पर होने के कारण से उसके लिए जो हम लोगों को तैयारी करनी पड़ी थी, जाने वालों को भी और जहाँ वर्ग होना था वहाँ की व्यवस्था करनी पड़ी, तो दोनों को भी पर्याप्त व्यवस्था करना पड़ती है। ये ऐसा समय है कि जिसमें हम अपने घरों में रह करके और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और वो भी एक सत्र हो रहा है। अब जब पूरे समय के लिए जाते हैं वर्ग में तो एक प्रातः जागरण से लेकर के रात्रि शयन तक की एक समय सारणी होती है। उस समय सारणी में हमको चलना होता है। यहाँ बाकी समय आप क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन एक समय 10 बजे आपको उपस्थित होना है तो 10 बजे उपस्थित होते हैं और विषय पूरा ना होने पर 2 चरण में करते हैं 40-40 मिनट के, जैसे आज कर रहे हैं। तो ऐसा एक प्रशिक्षण वर्ग हम सब लोग अभी जो आप लोगों ने 9 सारे जो विषय थे उन विषयों के बारे में और आपने जो कुछ भी स्मरण किया हुआ है, वक्ताओं ने जो विषय रखा है उसको हम लोगों ने सुना है। संभवतः ऐसा कोई विषय मुझे लगता है कि नहीं है कि जिसको हमने पहले बार सुना होगा, कई बार सुने होंगे। और यही विशेषता है कि जब किसी विषय को हम बार बार सुनते हैं उसकी आवृत्ति जितनी अधिक होती है उतनी ही और हमारी समझदारी होती है, हमको भी समझ में आने लगता है। इसलिए कई बार किसी विषय को अनेक वक्ता के द्वारा उसको जब रखा जाता है
तो कई बार सुनते हैं हम, लेकिन वो समझ में नहीं आता। लेकिन किसी वक्ता के द्वारा उनकी समझाने की जो भी पद्धति रहती है, इसके कारण से हम शायद आसानी से समझ पाते हैं। और जब हम समझ लेते हैं तो फिर आत्मसात करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब तक समझ में ना आए तब तक हम उसको आत्मसात नहीं कर सकते। और इसलिए शिक्षा भी उसी को कहते हैं, जो आत्मसात हो जाए वही शिक्षा है। बाकी तो ऐसे ज्ञान है, बहुत सारी जानकारियां हैं, तो ऐसी जानकारियां मिलती रहती है, लेकिन जब हम आत्मसात कर लेते हैं तो वो शिक्षा कहलाती है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से भी हम लोगों को जो श्रेष्ठ जनों ने अपने वक्तव्य जो दिए हैं, उसका आप लोगों ने अपने हिसाब से यहाँ पर प्रस्तुत भी किया। उसके कारण से एक पुनरावृत्ति हो गई, सबको पुनः स्मरण आ गया। तो ये हमारे जो 9 दिन तक जो भी प्रशिक्षण चले हैं, ऐसे समय में चले हैं कि जब हम एक साथ एकत्रित नहीं आ सकते हैं, और एकत्रित नहीं आने के कारण से जो आनंद एकत्रित होने पर आता था वो शायद हमको प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन ये एक अच्छी बात ये है कि विषय को हमने इत्मीनान से सुन करके उसको चिंतन करने का पर्याप्त अवसर मिला, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास केवल एक कार्यक्रम है। तो मैं समझता हूँ कि इस वर्ग की सफलता इसी में है कि हम सब लोगों ने जो भी आत्मसात करने का भी प्रयास किए होंगे, जो नहीं किए होंगे आज सुनने के बाद, और क्योंकि स्मरण आ गया होगा सारे जो विषय हैं उसकी जब पुनरावृत्ति हुई है, कुछ लिखे भी होंगे और कुछ बातें छूट जाती है लिखते लिखते। अभी जिन लोगों ने बताया उसके कारण से हमको और अवसर मिला होगा, हमने उसको और लिख लिया है। चित्रकूट में भी ये सारे विषय चले थे। अभी में शिक्षण वर्ग के बाद सामान्य तौर पर होता है, हम लोग जब अपने स्थान पर पहुंचते हैं तो फिर उसका क्रियान्वयन प्रारंभ होता है। तो क्रियान्वयन हमको करना था, कुछ विषयों का क्रियान्वयन हुआ भी होगा, लेकिन मैंने उद्घाटन सत्र में भी शायद कहा था कि बहुत कम समय मिला और परीक्षा का समय आ गया और परीक्षा पूरी हुई नहीं कि इस लॉकडाउन के कालखंड में हम लोग आ गए। लॉकडाउन में सब प्रकार की गतिविधियां रुक गई। इस कारण से क्रियान्वयन की बहुत सारी जो उनको प्रक्रिया है वो जो पूरी करनी थी शायद वो भी हम नहीं कर पाए। लेकिन ये जितने भी विषय हैं, कुछ विषय ऐसे होंगे शायद जो इसमें नहीं दिया है। जैसे हम लोगों ने ACSQ का भी लिया था वहाँ पर, अब ACSQ का यहाँ पर अभी नहीं हुआ है। SWOT एनालिसिस का लिया था, तो SWOT एनालिसिस का विषय नहीं लिया है। लेकिन मुझे लगता है SWOT एनालिसिस के लिए सबसे उपयुक्त अवसर यही है जो हमको वहाँ पर बताया गया था, जो हमारी जो वीकनेस है, हमारी जो सबलताएं हैं, हमारी जो चुनौतियां हैं, इन सब के लिए जो अवसर है इस कोरोना ने जो दिया है। और इसलिए असली SWOT एनालिसिस का जो समय है वो तो वास्तव में इसी कालखंड में है। और इसलिए उसको स्मरण करिए कि हमको जो जो बातें वहाँ उस समय SWOT एनालिसिस के अंतर्गत जो बताया गया था, हमारे पास नोट भी होंगे, उस हिसाब से हम उसको किस प्रकार से और जो दुर्बलताएं हैं उसको हम कैसे कम करके उसको अवसर में बदलना है, और जो हमारी सबलताएं हैं उस अवसर के लाभ के कारण से उसमें और शक्ति उसमें बढ़ेगी। इसको ध्यान में रख करके यदि हम उसको अभी आत्मसात करेंगे, मुझे लगता है और बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा। अभी
अनेक लोगों ने जो अनेक प्रकार के जो विषय रखे होंगे तो स्वाभाविक रूप से वर्तमान संदर्भ को भी जोड़ा होगा। जैसे अत्रि जी का जो विषय आया होगा, अत्रि जी का जो विषय था, इस समय मैं समझता हूँ बहुत अच्छा अवसर है। कई बार क्या होता है कि जब विद्यालय होता है उसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, खूब सारे कार्यक्रम होते हैं, लोगों का आना जाना रहता है, व्यस्तता बहुत रहती है। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि हमारा अभिलेख जो है अधूरा रह गया, ये नहीं हो पाया। होना तो उस समय भी चाहिए, लेकिन मान लो उस समय कई बार कार्य की व्यस्तता के कारण से हम कह सकते हैं कि हमारा ये नहीं हो पाया। अब इस समय ऐसी स्थिति नहीं, इसलिए कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय में आते ही होंगे, प्रधानाचार्य आते ही होंगे। हम लोग भी अब धीरे धीरे उन स्थानों पर कुछ संसाधनों के माध्यम से जा सकते हैं और इसको ठीक कराना चाहिए। बहुत अच्छा अवसर है कि हम अभिलेख को भी ठीक करा सकते हैं। भविष्य के लिए फिर वो एक बन जाएगी, फिर उसमें कोई पेंडिंग नहीं रहेगा, फिर हम लगातार उसको करते रह सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है, इसमें कार्य प्रबंधन संबंधी जो भी विषय अत्रि जी बहुत अच्छे ढंग से करते ही हैं। और आप सब लोगों के लिए तो और अच्छा इसलिए हुआ कि चित्रकूट में भी आप लोगों ने सुना था, और मैं समझता हूँ 2 सत्र लेकर के पीपीटी के माध्यम से उन्होंने बहुत विस्तार से बताया था, और अभी जो बता देने के कारण से आपको और थोड़ा सुगम हो गया होगा। इसलिए बहुत अच्छा अवसर है कि आप अपने प्रधानाचार्य को भी और कार्यालय प्रमुखों को भी अच्छी तरह से बता सकते हैं। अभी जो एक विषय में देख रहा था जो आप लोग वर्णन कर रहे थे, आचार्य और प्रधानाचार्य के विकास में हम भी हमारी क्या भूमिका हो सकती है बोलने वाले, तो वास्तव में तो इस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए आचार्य उनके रोल मॉडल है, वैसे ही पूर्णकालिक हमारे सभी आचार्य और प्रधानाचार्य के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। और इस हिसाब से हम सब लोग अधिकारी इस रूप में न होकर के उनके कैसे सहायक हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं। हमको ऐसा लगना चाहिए कि किसी प्रकार की भी हमारी कोई कमी है, उसको यदि कोई दूर कर सकता है तो हमारे पूर्णकालिक ही दूर कर सकते हैं। ऐसे एक विश्वास उनके अंदर होना चाहिए। ऐसी स्थिति लाने के लिए हमको थोड़ा सहज होना पड़ता है, और हमको अपना जो भी जानकारी है उस जानकारी को सहज रूप से हम उन तक पहुंचा सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। तो ये विषय आपके सामने बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है जो रखा होगा उन्होंने बहुत विस्तार से बताया होगा। इन सारे विषयों का अब क्रियान्वयन हो, ये आज की आवश्यकता है, क्योंकि प्रशिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त हमको जो भी जानकारी है, सामान्य तौर पर आप लोग भी बताते हैं कि इसके कारण से और ज्ञान विकास होता है, मैंने नई जानकारियाँ होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो इससे जो ज्ञानात्मक विकास होता है, हमारा भावात्मक विकास भी होता है, हमारा संगठनात्मक विकास होता है। इन सब के कारण से कुशलता का भी विकास होता है। इसलिए जो कुशलता का विकास है, इससे के कारण से हमको कार्य को करने में और सरलता होती है। किसी चीज को जानना एक अलग बात है, लेकिन उसका क्रियान्वयन कैसे करना, तो सामान्य तौर पर प्रशिक्षण में बताते हैं कि इसको कैसे करना है, वो आपको मालूम हुआ होगा। और दूसरी बात है कि आप जब स्वयं करते हैं, करते करते ही ज़्यादा और अभ्यास होता है। किसी चीज़ को हम जितने अधिक बार करेंगे उसमें और नया कुछ न कुछ जुड़ता है, चाहे वो अध्यापक हो चाहे संगठन की व्यवस्था में लगे हुए कार्यकर्ता हो, इन सबको अपने करते करते बहुत सारा अनुभव प्राप्त होता है, और उसको हम कैसे सरलीकरण कर सकते हैं, ये करने के कारण से होता है।
इसलिए इस प्रशिक्षण के माध्यम से भी हम जितने सारे विषय आए हैं इसको हम लोग करेंगे ही। अभी जो मुख्य रूप से इस सब लोगों को मैं भी अभी छोड़ गया था, कार्यकर्ताओं के साथ बैठा हुआ तो बात ध्यान में आई, आप लोग भी सीधे सीधे प्रधानाचार्यों के साथ संपर्क में होंगे। तो 4 लोग ऐसे हैं आप में से जो पूर्णकाली के साथ साथ प्रधानाचार्य भी है, और इसलिए एकदम अभिभावक से, आचार्यों से सीधे सीधे आपका संपर्क है, संबंध है, उनसे संवाद होता है। और इसलिए उसकी जो कठिनाइयाँ हैं उनसे आप अवगत हैं, इसलिए बाहर से कोई बताए तब आपको जानकारी होगी ऐसा नहीं है। सीधे सीधे आप जड़ से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। और अभी जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है इसमें ऐसा लोग अनुभव भी करते होंगे कि किस प्रकार से समाज में भी एक है, व्याप्त भी किया जा रहा है और कुछ जैविक भी है, अनेक कारणों से। चाहे वो मीडिया के कारण से हो सकता है, सोशल मीडिया के कारण से हो सकता है, और कुछ लोग विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र के लिए जो चुनौती है, कुछ तथाकथित अभिभावक मंच जैसा बनाया हुआ है। तथाकथित शब्द इसलिए कि वो अपने आप विकसित हुआ है, वो भी इसी लॉकडाउन के कालखंड में, वो भी किसी अपने प्रोजेक्ट होने के लिए हो सकता है या जो भी ऐसे कारण है। तो सरकार के पास कुछ मांगे रख रहे हैं, विद्यालय प्रबंधन के लिए वो कुछ मांगे रख रहे हैं, कोर्ट में भी मांगे रखी थी, लेकिन कोर्ट ने तो बहुत अच्छा और जवाब भी दिया। आप सब लोगों को मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातों के लिए प्राइवेट स्कूल फीस ले सकती है, इसके लिए भी। दूसरा, शिक्षकों की दृष्टि से उन्होंने बहुत अच्छी बात की, ऑनलाइन जो टीचिंग है ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो शिक्षकों के जो परिश्रम है उसकी सराहना भी की गई है। तो उस हिसाब से तो बिजली बिल माफ करना चाहिए और विद्यालय भी प्रारंभ नहीं होना चाहिए, जैसे अनेक सारी चीजें कुछ लोगों के द्वारा और किया जा रहा है। विद्या भारती ने भी, क्योंकि देश भर में हमारे जो लंबे समय से काम करने के कारण से जो भी अनुभव है उसके आधार पर कुछ हम लोगों ने, इसलिए उसकी बिंदु से कुछ जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा, जिसके आधार पर हम सब लोग भी आगे जो होने वाला है, जो परिस्थिति भी निर्मित हुई है, जैसे निर्मित में सामान्य होने में अभी लंबा समय लगेगा स्वाभाविक रूप से। इसके कारण से जो संस्थाओं के भी बहुत समय लगेगा, प्रारंभ और प्रारंभ हो जाने के बाद भी उपस्थिति लगेगा। इसलिए संस्थान के लिए कुछ वार्षिक पंचांग इसमें इसलिए दूसरा है पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन, पाठ्यक्रम में कटौती के रूप से माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी से आग्रह है कि आपकी आवाज भी नेटवर्क से एरिया से शायद दूर है। हाँ जी, अब जी अभी ठीक है। तो ये 100 से 120 दिन जो मिलेंगे
इसके आधार पर जो है कार्य दिवस में कुछ आवाज में गड़बड़ हो रही है। नहीं अभी ठीक है, बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था। अच्छा, जी तो कुल मिलाकर के ऐसा एक मान करके चलना चाहिए कि 70% पाठ्यक्रम यही शायद आगे रखा जाएगा, इसी से समाधान करना होगा आगे। इस प्रकार से कुछ पाठ्यक्रम में परिवर्तन की बात का सुझाव दिया है। इसमें भी 70% में 40% ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से और 60% ये जो है वास्तविक कक्षा के माध्यम से। इस प्रकार की पढ़ाई की व्यवस्था अब करना पड़ेगी। कार्य दिवसों की पुनर्गणना जैसे पहले बताया कि 100 से 120 दिन के अंतर्गत ही होगा। एक प्रकार से 50% ही कार्य दिवस हो पाएगा। मूल्यांकन के पद्धति में भी कुछ सरलीकरण करने की आवश्यकता होगी और आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन के प्राप्तांकों को समान महत्व और देना होगा। विद्यालय के अतिरिक्त क्षेत्रों की भी उपेक्षा न हो, इसका भी ध्यान रखें। संपूर्ण शैक्षिक अधिगम और शैक्षणिक प्रक्रिया को रोचक तथा आनंददायक बनाने के लिए विद्यालय सीमाओं के अतिरिक्त व्यक्तित्व विकास तथा जीवन मूल्य प्रस्थापना के लिए आवश्यक गतिविधियां और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सुझाना चाहिए। इस प्रकार का एक सुझाव दिया है। न्यूनतम गृह कार्य कम से कम हो, क्योंकि समय ऐसे भी कम होने के कारण से विद्यार्थियों के स्वयं के अध्यापन के लिए उनके पास अध्ययन के लिए उनके पास अधिक अवसर मिले, इसलिए गृह कार्य कम दे, जिससे उनको किसी प्रकार से और तनाव से वो मुक्त रह सके। ऐसे 2 पाली के विद्यालयों की शायद आवश्यकता पड़ेगी कि यदि हमको संसाधन हमारे पास उतने ही हैं, कक्षा उतने हैं और विद्यार्थी हमारे पास जो हैं उस हिसाब से शायद आधी संख्या एक में आधी संख्या दूसरे पाली में, इस प्रकार से शायद कुछ व्यवस्था करना पड़ेगी। बैठने की उसी हिसाब से व्यवस्था करना पड़ेगी। इसके अलावा आचार्य के लिए भी और व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे घरों की जो शिक्षा है, घर में रह करके वो अधिक पढ़ेंगी। आवास जानते हैं, उनकी भी एक बहुत सोचने का विषय है कि आवास की व्यवस्था कैसे चलेगी, क्योंकि उसमें भी आवास और वो दोनों होने के कारण से, भोजन होने के कारण से और अभिभावकों को संतुष्ट करना एक अपने आप में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। और ये शैक्षिक संस्थाएं दोबारा कब खुलेंगी, अभी भी ऐसे कहना थोड़ा मुश्किल है। और खुलने के बाद भी उसमें मैंने पहले बताया कि उपस्थिति है, इनके बारे में विचार। योग है, नैतिक शिक्षा है और आध्यात्मिक शिक्षा है, इसको अनिवार्य किया जाए। इसके कारण से तनाव से मुक्ति भी मिलेगी और शरीर, मन और बुद्धि तीनों स्वस्थ रहेंगे। इस हिसाब से विचार करना होगा। फिर स्वच्छता है, स्वास्थ्य है और आपदा प्रबंधन है, ये सारे विषय, इनकी जानकारी और इनके प्रति जागरूकता और आपदाओं से संघर्ष करने की और उससे सामना करने की स्थिति बनना चाहिए, ऐसा भी पाठ्यक्रम में रखने की आवश्यकता होगी। शिक्षकों का गुणवत्ता विकास, क्योंकि अभी जो हम मैंने बताया ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा, अभी आप लोगों ने किया भी होगा, लेकिन अभी तो ऐसे ही चल गया, क्योंकि ऐसा लगता था कि शायद 1-8 महीने तक ऐसा रहेगा। लेकिन आगे शायद ये मैंने पहले बताया कि 40%
और इसी तकनीकी शिक्षा के माध्यम का उपयोग करना होगा। इसलिए उस हिसाब से कंटेंट निर्माण वो स्वयं कर सकें। ऐसा नहीं है कि केवल बाहर से जो सामग्री उपलब्ध हो रही है उसी को सीधे सीधे ट्रांसफर करना, इससे काम नहीं चलेगा। तो स्वयं अध्ययन करके स्वयं निर्माण भी करें, इस प्रकार से भी प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी। तो ऐसे अनेक सारी जो जानकारियां हैं, शिक्षक हैं, विद्यालयों की भी सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे अनेक जानकारियां सरकार को विद्या भारती ने, और बहुत सारे विषय हैं जो उनके पास तक भेजा गया है। अब हम सब लोगों को भी अपने अपने विद्यालय किसी प्रकार से और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, क्योंकि अभी मैंने भी अनुभव किया, कुछ स्थानों पर गया तो अभी सामान्य तौर पर लोग मिलते नहीं हैं, बैठकों में आना नहीं चाहते हैं। माध्यम यही शायद अभी सबसे उचित है जिसके द्वारा हमारा प्रशिक्षण चल रहा है। लेकिन जब तक अभिभावकों के बीच में जाना नहीं होगा आचार्यों का, अब वो दूरभाष के माध्यम से है और कुछ माध्यम से करना पड़ेगा। कुछ प्रमुख स्थानों पर हम लोग को भी जाकर के शायद कुछ प्रवास करना पड़ेगा। ऐसे इस कालखंड की जो चुनौती कालखंड है, इस चुनौती में चाहे वो आचार्य हो, चाहे वो प्रबंध समिति के लोग हों, आचार्यों के लिए कुछ व्यवस्था भी कर रहे होंगे, प्रबंध समिति के लोग भी उसके लिए अच्छा कोई प्रयत्न कर रहे होंगे। तो प्रबंध समिति का भी प्रोत्साहन और प्रधानाचार्य का भी प्रोत्साहन और विद्यार्थियों के भी, और अनेक प्रकार की गतिविधियां चला करके और शैक्षणिक रुचि उनकी, ऐसे तो सरकार ने अनेक प्रकार के भी, आप लोग रोज सुन रहे होंगे, शायद 12 टीवी चैनल के माध्यम से भी हर कक्षा के लिए एक चैनल, और उसको 3 समय तक उसको और उसका प्रसारण होगा। जैसे विद्यालय में कोई विद्यार्थी यदि चूक गया तो वो दूसरा समय देख सकते हैं, तीसरा समय देख सकते हैं। ऐसे ये सारी जो प्रक्रिया सरकार भी अपनाने वाली है, हम सब लोगों को इसका प्रचार प्रसार भी करना होगा, ताकि बहुत सारे जो आप जो चाह रहे हैं, आप हमारी तकनीकी के माध्यम से, उसके लिए जो लोगों के पास शायद मोबाइल फोन की सुविधा नहीं होगी, ऐसे स्थानों के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। इसलिए इन सारे बातों का भी थोड़ा विचार हम सब लोगों को करना चाहिए, नीचे तक ये संदेश जाना चाहिए। इस प्रकार का भी प्रयास हम सब लोगों को करना है, और आपका ये प्रशिक्षण सफल होगा, क्योंकि समय भी मेरे ख्याल से आपको बता रहा है, और ये अंतिम उस पर है, अंतिम मिनट में हम चल रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि ये जो जितने प्रशिक्षण में आए सारे जो विषय हैं उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो, इस प्रकार का आप सब लोग विचार करें। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात में पूर्ण करता हूँ। और 21 जून की जो कार्यक्रम की योजना आप लोगों ने बनाई होगी, उसके लिए वृत्ति इकट्ठा करने के लिए भी अखिल भारतीय स्तर से पत्र आप लोगों के पास भी गया होगा। तो घरों में लोग करें, जितने परिवार के लोग में दिया होगा वो कार्यक्रम घरों तक हो, इसकी चिंता भी करें, उसका प्रचार प्रसार करें और उसको वृत्ति भी इकट्ठा करें। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।